हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई लेक्चर नंबर 17 के अंदर। क्या कुछ पढ़ने वाले हैं सर आज हम। तो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट टर्न पे डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था और डाइपोल मूवमेंट के बाद से हमने कहा था कोवेलेंट के ऊपर हम पूर्ण विराम लगाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। क्या रहने वाला है? आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या कुछ पढ़ना है तो आओ बेटा समझते हैं। मैंने बोला था कि हमारे जीवन में आयन जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा केटायन और एक होता है बेटा एनायन। एक केटायन है और एक कौन सा है आपका एनायन है। तो यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सारी बातों पे हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम किसकी बात करते हैं बेटा? आयन की। किसकी बात करते हैं? आयन की। आयन कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। एक है केटायन और एक कौन सा है बेटा? एनायन है। अगर इस केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाए, क्या लगना शुरू हो जाए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाए। क्या लगना शुरू हो जाए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इसे क्या बोलेंगे? आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, हमने क्या बोला? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोला बेटा? आयोनिक बॉन्ड। यानी आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड। लेट सपोज अगर मैं तुमसे बात करूं यहां पे बेटा, तो जरा गौर से देखो। ये मैंने Na+ ले लिया। अब ये अगर Na+ भी हटाते हैं, हम ऐसे बात करते हैं, मैंने ये केटायन ले लिया और इसके आसपास यहां पे नेगेटिव चार्ज की छड़ी लगा दी। यानी कि इसके आसपास मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो ऑब्वियस है ये जो केटायन है बेटा, ये जो केटायन है, 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 ये एनायन को देख देख के मुस्कुराएगा और इसको अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश करेगा, इसको अपनी तरफ बिल्कुल खींचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्की बात है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये क्या करेगा? इसको खींचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या करेगा? खींचेगा। 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 यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे एक मधुमक्खी है, वो छत्ते के पीछे हर डायरेक्शन से क्या कर रही होती है? घूम रही होती है। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं, ये केटायन है तो ये हर डायरेक्शन से क्या करेगा? एनायन को अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेट सपोज मैंने इसको कहा Q1 और इसको मैंने कहा Q2। तो तुम्हें पता है बेटा कि जैसे जैसे अगर मैं बात करूं Q1 और Q2 को मैं बढ़ाता जाऊं, पहले मैं क्या कर रहा हूं? Q1 और Q2 को मैं बढ़ाऊं। समझ रहा हूं मेरी बात को? पॉजिटिव चार्ज को भी बढ़ाऊं, नेगेटिव चार्ज को भी बढ़ाऊं, तो पॉजिटिव उतना ही तेजी से नेगेटिव को खींचेगा और नेगेटिव उतना ही तेजी से पॉजिटिव को खींचेगा। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? Q1 Q2। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, इसको मैं कह देता हूं R। अगर मैं इस R को मैं छोटा करूंगा, मतलब इन दोनों को पास ले आऊंगा, R को कम करूंगा, तो ऑब्वियस है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ये बात तो तय है। लेकिन अगर इस Q1 को इस Q2 से मैं धीरे धीरे करके दूर लेता जाऊं, धीरे धीरे करके दूर लेके जाऊं, तो ऑब्वियस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट का सहारा लिया और हमने कहा कि Q1 Q2 अपॉन R²। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दैट इज नन अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करना कि जब एक केटायन दूसरे एनायन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, प्यार से दुनिया वालों ने उसे कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दरअसल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में इतना भयानक होता है, इतना तगड़ा होता है कि इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यानी कि सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। चूंकि अगर आप पिछले पेज पे देखेंगे तो केटायन हर डायरेक्शन से एनायन को अपनी तरफ खींच रहा है बेटा, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यानी इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आजू से आ रहा है तो भी खींच रहा है, बाजू से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से मेरे भाई खींच रहा है। और अगर ये हर डायरेक्शन से एनायन को अपनी तरफ खींचेगा, अगर एनायन को अपनी तरफ खींचेगा, अगर एनायन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल हुआ?
तो सर चूंकि ये हर डायरेक्शन से खींच रहा है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ऊपर से, नीचे से, आजू से, बाजू से, आगे से, पीछे से, यानी कि आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अगली बात जो इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। चूंकि ये नॉन डायरेक्शनल है बेटा, ये नॉन डायरेक्शनल है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है। अगर कोई चीज नॉन डायरेक्शनल तो उसके अंदर सिमेट्री नहीं फिक्स होगी, किसी एक्सेस के अलोंग, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग सिमेट्री तो फिक्स होगी नहीं। और अगर सिमेट्री फिक्स नहीं है तो आप एक चीज मुझे सोच के बताइए, क्या ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो जवाब है साहब कि इसके पास चूंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, जिसकी वजह से उसके पास कोई सिमेट्री नहीं है, दैट इज वाई वो क्या नहीं शो कर सकता, दैट इज वाई वो आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। तो यहां पे अगर मैं बोलूं आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, हेंस डू नॉट हैव presence of symmetry, do not have presence of symmetry, hold on, hence do not have presence of symmetry, that's why do not show isomerism। ये क्या नहीं शो करता है? आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। अगली बात, इनके बीच में जो अगर हम बात करें, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड वो होता है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ी होंगी। तो इनके अंदर चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि केटायन और एनायन को बहुत जकड़ के रखता है, तो ये जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो अगली बात क्या है? दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं किस पे? रूम टेम्परेचर पे। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको तोड़ के ही तुम पिघलाओगे इसे, और पिघलाने के लिए पहले आपको उस बॉन्ड को, उस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको पिघलाना पड़ेगा। पिघलाने के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा, और अगर तोड़ना है तो आपको ऑब्वियस है मेल्टिंग पॉइंट को हाई रखना पड़ेगा। तो इनका अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बोलो जल्दी। हाई होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यही नहीं, इसके अलावा जनरली अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड चूंकि खुद पोलर है, और पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होती हैं, और नॉन पोलर चीजें जनरली नॉन पोलर में। तो यहां पे अगर हम बात करें, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन more soluble in water compared to non-polar solvent, because dielectric constant of water is high। क्या होता है? हाई होता है। तो ये हाई होने की वजह से, सुनो यहां पे क्या लिखा है, आयनिक कंपाउंड आर जनरली मोर सॉल्युबल इन वाटर कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक तो ऐसी वजह समझो कि आयनिक कंपाउंड खुद पोलर है, और पोलर में डिसॉल्व होता है, लाइक। समझ रहे हो मेरी बात को? लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर मैं बात करूं एक खुद पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है बेटा, समझने की कोशिश करना कि ये जो वाटर है, वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जनरली मोर सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है? तो यहां पे एक वर्ड लिखा गया है, दैट इज, अगर मैं तुमसे बात करूं, इनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से क्या रीजन है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी की एक स्पेशल पावर है। क्या मैंने बोला? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी की एक स्पेशल पावर है। क्या बोला मैंने? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी की एक स्पेशल पावर है। क्या बोला मैंने? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी की एक स्पेशल पावर है कि वो आयनिक कंपाउंड को आयंस के अंदर ब्रेक कर देता है। वो आयनिक कंपाउंड को आयंस के अंदर ब्रेक कर देता है। वो आयनिक कंपाउंड को आयन के अंदर ब्रेक कर देता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी की वो स्पेशल पावर है कि वो आयनिक कंपाउंड को आयंस के अंदर ब्रेक कर देता है। एक स्पेशल पावर है पानी के पास जो कि इनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर देता है, इनके आयंस को, तो इनके कंपाउंड को आयंस के अंदर तोड़ देता है। तो अगर मैं बात करूं NaCl को जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे, NaCl को जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे तो वो पानी में जाते ही Na+ अलग हो जाएगा, Cl+ अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ज्यादा हाई है। अब बहुत ज्यादा हाई है तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। अब अगर आसान नहीं है तो इसके लिए हमने क्या सहारा लिया? पानी का सहारा लिया। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था हाई, जो कि होता है एक स्पेशल पावर जो कि आयनिक कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक कर देगा, और Na+ को भी पानी सराउंड कर लेगा, Cl- को भी पानी सराउंड कर लेगा। इस बात को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा इसे आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें। तो देखिए, ये सबसे पहली चीज ये कैसा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड जो है ये नॉन डायरेक्शनल है नेचर में, हेंस डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। उसके बाद से सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। और मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं हाई होती है, इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है? हाई होता है। तो हाई मेल्टिंग एंड एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड आर जनरली मोर सॉल्युबल इन वाटर कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई। और ये क्या है? पानी की एक स्पेशल पावर है। क्या है? पानी की एक स्पेशल पावर है जो कि आयंस में उसके ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहां पे लिख देता हूं इसको भी मैं। ये क्या होता है? एबिलिटी टू सेपरेट ionic compound in ion ability to separate ionic compound in ion। ठीक है, आयंस के अंदर ब्रेक कर देना। फॉर एग्जांपल चलते हैं हम आगे और समझते हैं। यहां पे जैसे मान लो ये Na+ है और ये क्या है? Cl-। अब इनके अंदर क्या लग रहा था? इलेक्ट्रॉन। यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लग रहा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये पानी में जाएगा तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, यहां पे ये पानी में जाएगा तो पानी के पास इतनी पावर है कि ये क्या कर देगा? इसको आयंस के अंदर ब्रेक कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे जरा गौर से समझना बेटा। जैसे ही ब्रेक करेगा Na+ अपना अलग हो गया, ठीक है, और Cl- अलग हो गया। तो अब देखना जरा गौर से, यहां पे Na+ और ये क्या बन गया आपका? Cl-। ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से जुदा हो गए, एक दूसरे से दूर चले गए। अब पानी को अगर आप देखोगे तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। इसके पास है पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन के सर पे है बेटा लोन पेयर, अब जरा गौर से समझना यहां पे Na+ वाले पार्ट को कौन देख के मुस्कुराएगा? तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन वाला पार्ट देख देख के मुस्कुराएगा। समझ रहा हो मेरी बात को? तो ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। समझने की कोशिश करना। यहां पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। अब जरा गौर से यहां पे समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो तरीके से सुनना, तरीके से मैं जो तुम्हें बात करने जा रहा हूं कि ये क्या करेंगे, ये पूरी तरीके से इसको क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं बात करूं, एक मिनट, ये क्या कर लेंगे तरीके से? यहां पे हर डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है। ठीक है, ये क्या करेंगे? सराउंड कर लेंगे। समझने की कोशिश करना।
ऐसे ही अगर मैं तुमसे यहां बात करता हूं बेटा, तो Cl माइनस को हाइड्रोजन दोनों हाथ अपने, ऑक्सीजन दोनों हाथ आगे करके, यहां पे दोनों हाथ पीछे करके इसने अटैक किया है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो दोनों हाथ आगे करके ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखना यहां पे क्या है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, 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 ये रहा। अब ये क्या करेंगे, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हर डायरेक्शन से ये इनको अट्रैक्ट करेंगे, हर डायरेक्शन से। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो अगर मैं तुमसे यहां बात करता हूं तो यहां पे तरीके से समझो, यहां पे ये Cl माइनस जो है Cl माइनस को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये Cl माइनस को। और इस प्रोसेस को कहते क्या है, आयंस को किसने सेपरेट किया है, पानी ने। पानी ने क्या किया है, Na+ को अलग कर दिया, Cl माइनस को अलग कर दिया। इस प्रोसेस को नाम देते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। पानी ने दोनों आयंस को तोड़ दिया। पानी अगर खुद टूटता है तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस। पानी अगर किसी को तोड़ता है, पानी अगर किसी को तोड़ता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। मार्क माय वर्ड, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाइड्रोलाइसिस अलग चीज है और हाइड्रेशन अलग चीज है। तो आयनिक कंपाउंड पानी में जाने के बाद उनके अंदर सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस और ड्यू टू हाइड्रेशन। जवाब है क्या, ड्यू टू हाइड्रेशन। किसकी वजह से, हाइड्रेशन की वजह से। तो यहां पे अगर मैं बोलूं पानी का टूटना, पानी का खुद ही टूटना, पानी अगर H+ और OH- में अलग हो तो पानी का टूटना, ये आपका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। और पानी की प्रेजेंस में किसी और का टूटना, दिस इज समथिंग कॉल्ड हाइड्रेशन। तो पानी की प्रेजेंस में किसी और का टूटना, ये क्या है, हाइड्रेशन, ठीक है। तो यहां NaCl पानी के प्रेजेंस में टूट रहा है, NaCl पानी में जाके अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट रहा है, Na+ और Cl- में। हमने इसे क्या बोला, ड्यू टू हाइड्रेशन। यहां पे आयनिक कंपाउंड जो है ये क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज एबिलिटी टू सेपरेट द आयन, मतलब क्षमता की आयंस को अलग करने की, वो क्या होती है, एयर के कंपैरिजन में 80 टाइम्स ज्यादा होती है, 80 गुना ज्यादा होती है मेरे भाई। जिसकी वजह से ये Na+ और Cl- में क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा इन्हें। अब यहां पे अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो क्या है, मैं बार बार रिपीट करूंगा एक ही चीज, दैट इज हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे भाई, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, ड्यू टू हाइड्रेशन पानी के अंदर ये आयनिक कंपाउंड क्या कर देते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो उसको फटाफट से देख के नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको नोट करोगे, चलिए आगे चले। यहां पे देख लीजिए पहले फटाफट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, और आगे हम डिस्कस करते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयोनिक कंपाउंड। एक स्टेबल आयोनिक कंपाउंड को बनाने के लिए आखिर वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी जरूरत है जिसे हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो बेटा देखो, 3 कंडीशन होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, कि आपके पीछे मां बाप आज आपके पीछे बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, और कल की डेट में आगे चल के आपने एक बहुत अच्छा रिजल्ट उनको दे दिया, यानी कि जितना इनपुट उनकी तरफ से था उससे बढ़िया आउटपुट आपने निकाल के दिया। यानी कि आप उनके अच्छे लाल हैं, अच्छे नीले हैं, अच्छे पीले हैं, जो भी आप मतलब जिस भी, अच्छे लड्डू हैं, अच्छे आलू हैं, जो कुछ भी हैं आप, लेकिन अच्छे हैं कुल मिला जुला के। अच्छा, मान लीजिए मां बाप की तरफ से बहुत अच्छा इनपुट लगा, ठीक है, लेकिन आप हैं
कि एकदम इधर उधर केवल टहल रहे हैं, आपको कोई काम धाम से लेना देना नहीं है, जीवन के बारे में सोचना नहीं है और बिल्कुल कोई रिजल्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है। मतलब इनपुट देते जाओ, आउटपुट के नाम पे हम 0 बटा सन्नाटा बोले तो मैथ्स का नंबर लाके आपको देते रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम आपसे बात करें तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप कहीं ना कहीं उस घर के लिए अनस्टेबल स्पीसीज हैं। आप कहीं ना कहीं इनपुट तो बहुत अच्छा ले रहे हैं लेकिन आउटपुट के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हैं। यानी जीवन में आपकी अगर स्थिरता कही जाए ना तो बहुत लंबी नहीं होगी। तीसरी कैटेगरी होती है कि मान लीजिए जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट भी निकाल के दे दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? जितना इनपुट लगाया उतना ही आउटपुट दे दिया आपको, तो ये एवरेज वाला मामला हो जाता है। अब बात ये आती है कि अगर लेट सपोज मुझे क्या बनाना है, स्टेबल आयनिक कंपाउंड। तो स्टेबल आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक एनर्जी तो जो मैं दूंगा ताकि वो कंपाउंड बनाया जा सके और एक एनर्जी वो कंपाउंड रिलीज करेगा बनने के बाद। यानी कि एक हुआ म्यू एब्जॉर्ब्ड, कंपाउंड बनते समय जो एनर्जी लगी हमने कहा म्यू एब्जॉर्ब्ड, और कंपाउंड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने कहा म्यू रिलीज्ड। अब जरा गौर से समझना, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए तीनों कंडीशन वैलिड है। आपने म्यू रिलीज्ड अगर आपने क्या कर दिया, आपका म्यू रिलीज्ड म्यू एब्जॉर्ब्ड से ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को? एब्जॉर्ब्ड से ज्यादा है ना? या फिर ऐसे समझो डेल्टा रिलीज जो है, डेल्टा रिलीज्ड एनर्जी जो है वो डेल्टा एब्जॉर्ब्ड से अगर ज्यादा है बेटा, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड बनेगा। सर अगर मान लीजिए कि डेल्टा रिलीज्ड जो है वो डेल्टा एब्जॉर्ब्ड के बराबर हो जाए तो भी कंपाउंड तो बनेगा, कंपाउंड तो अभी भी बनेगा, नो डाउट। सर अगर मान लीजिए कि डेल्टा रिलीज्ड जो है वो डेल्टा एब्जॉर्ब्ड के कंपैरिजन में कम है तो भी कंपाउंड बनेगा। आप मुझसे ये पूछिए स्टेबल कब बनेगा, अनस्टेबल कब बनेगा, तो मैं आपको बताऊं। तो मेरे भाई अगर समझने की कोशिश करें हम कि अगर मान लीजिए आपको क्या बनाना है, अगर आपको आयनिक कंपाउंड बनाना है तो तीनों कंडीशन में से कुछ भी रहेगा तो आयनिक कंपाउंड तो बनेगा। अब फर्क यह है कि वो स्टेबल बनेगा या वो अनस्टेबल बनेगा। अगर आपको स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी कि डेल्टा रिलीज्ड की वैल्यू डेल्टा एब्जॉर्ब्ड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए फॉर स्टेबल आयोनिक कंपाउंड। ऐसा हमारी माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान और एग्जाम पेपर सब कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फॉर स्टेबल आयनिक कंपाउंड आपकी जो डेल्टा रिलीज्ड है वो डेल्टा एब्जॉर्ब से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके बताइए एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करके। एग्जांपल है NaCl का मैं फॉर्मेशन करने जा रहा हूं। बेटा जो सोडियम होता है वो जनरली सॉलिड स्टेट में होता है ना, और क्लोरीन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मेरे भाई कि फ्लोरीन और क्लोरीन ये वो है जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन वो है जो कि लिक्विड नॉन मेटल कहा जाता है, लिक्विड नॉन मेटल, ओनली लिक्विड नॉन मेटल है ये। और I2 जो होता है बेटा ये क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो अगर X2 में अगर पूछा जाए तो F2 और Cl2 क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में। वहीं अगर Br2 अगर हम बात करें तो लिक्विड नॉन मेटल है। वहीं अगर आप I2 की बात करते हैं तो I2 एक सॉलिड है। मुद्दे की बात क्या है साहब, मुद्दे की बात यह है कि अगर मुझे NaCl का फॉर्मेशन करना है, एक आयनिक कंपाउंड मैंने लिया NaCl और मुझे इसका फॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहली चीज Na किस स्टेज में है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको खिलाया सब्लिमेशन एनर्जी। सर क्यों सब्लिमेशन एनर्जी, क्यों? तो यहां पे देखते जाओ, अभी समझ में आएगा सारी चीजें। सबसे पहले आपने क्या खिलाया, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, तो सब्लिमेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये Na गैसियस बन गया। क्या बन गया, Na गैसियस। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट से किसी को गैसियस स्टेट में ले जाना है तो कौन सी एनर्जी, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन एनर्जी से आपने इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। अब क्या करना है, अपने को बनाना है Na+। क्या बनाना है, Na+। अब Na+ बनाने के लिए बेटा, Na+ बनाने के लिए आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। उस आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी जो होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि हमने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी दी, जैसे ही IE1 दिया, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और सोडियम जो बन जाएगा वो Na+ गैसियस बन गया। ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे समझना, ऐसे ही Cl2 है,
तो Cl2 क्या होता है, गैसियस होता है। अब सबसे पहली चीज तो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 देना पड़ेगा आपको। क्यों देना पड़ेगा सर? क्योंकि देखो ये है Cl का बॉन्ड, और इसमें से मुझे Cl चाहिए कितना, तो चाहिए मुझे 1, तो मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। इससे मुझे क्या मिल गया, Cl गैसियस मिल गया, है ना। अब Cl गैसियस में मुझे इसको क्या खिलानी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा HEG, और ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, और यहां पे जो रिलीज्ड एनर्जी है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में अंतर केवल और केवल साइन का होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है लेकिन साइन का अंतर आ जाता है, ठीक है। अब बात यह आती है सर इसमें से रिलीज्ड एनर्जी कौन कौन सी है, तो रिलीज्ड एनर्जी आप खुद देख सकते हैं बड़े आसानी से। आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी, तब जाके अन्य सॉलिड से किस में गया, गैसियस में गया। दूसरी बात सुनो, अब आपने क्या किया, इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, तो Na कहां से कहां कन्वर्ट हुआ, Na न्यूट्रल से Na कैटायन में कन्वर्ट हुआ। यानी कि ये दोनों एनर्जी क्या है, ये दोनों एनर्जी क्या है, बोलो जल्दी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Cl2 से Cl बनाया आपने, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तो Cl2 गैसियस से आपने क्या बनाया, Cl बनाया, तो ये क्या है, ये भी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है। और अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज्ड एनर्जी है, तो मैं इसको अलग उससे कर दे रहा हूं, अलग साइन से, ठीक है। ये क्या है आपका रिलीज्ड एनर्जी। अब बेटा आपका क्या क्या तैयार हो चुका है, आपका Na प्लस गैसियस तैयार हो चुका है, और क्या तैयार हो चुका है, Cl माइनस गैसियस तैयार हो चुका है। अब इन दोनों को जैसे ही आप कंबाइन करोगे, ये क्या बनाएंगे, NaCl का लैटिस, क्या बनाएंगे, लैटिस। और यहां पे जो एनर्जी निकलेगी दैट इज U इज नथिंग बट U को कहा जाता है U इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी। ये क्या है, लैटिस एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और U यानी कि लैटिस एनर्जी, ये तो रिलीज्ड एनर्जी हो गई। वहीं अगर मैं बात करूं सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हो गई। अब मुद्दे का विषय यह है कि अगर हमको स्टेबल आयनिक कंपाउंड चाहिए तो ऑब्वियस है कि म्यू रिलीज्ड जो होना चाहिए वो म्यू एब्जॉर्ब्ड से ज्यादा आना चाहिए, डेल्टा रिलीज्ड जो होना चाहिए वो डेल्टा एब्जॉर्ब्ड से ज्यादा आना चाहिए। यानी कि कुल मिला जुला के अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि फॉर स्टेबल आयोनिक कंपाउंड, एक स्टेबल आयोनिक कंपाउंड को बनने के लिए, एक स्टेबल आयोनिक कंपाउंड को बनने के लिए या बनाने के लिए आपको डेल्टा रिलीज्ड शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। यानी कि रिलीज्ड एनर्जी कौन कौन सी थी, दैट इज आपका U प्लस E है ना, और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कौन कौन सी थी, तो बेटा सब्लिमेशन एनर्जी थी आपकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 थी NaCl के केस में, और क्या था आपका, अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी थी। अब एक छोटा सा सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है वो सुनना, फिर बाद में अपन नोट करते हैं इसे। क्वेश्चन है, कंडीशन रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड, यहां पे देखेंगे सारे लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड for formation of stable ionic compound, स्टेबल आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो पहली, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, लो लैटिस एनर्जी। तीसरा बताना है आपको, तीसरा अगर मैं बात करूं, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर ऐसे नहीं इसको लिखते हैं, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चौथी बात अगर हम करें तो यहां पे चौथी बात, नन ऑफ दी एबव,
ये क्वेश्चन मान लो है। तो अब बेटा देखो मैंने क्या बोला कि तुमको स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा रिलीज की वैल्यू ज्यादा रखनी पड़ेगी, किससे, डेल्टा एब्जॉर्ब से। अगर डेल्टा रिलीज ज्यादा है डेल्टा एब्जॉर्ब से, तो हमेशा जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल बनेगा। रिलीज्ड कौन कौन सा था, U प्लस EA। EA बोले तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है इनमें और डेल्टा HEG में, बस अंतर होता है केवल और केवल साइन का। तो EA की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा HEG की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि यहां पे समझने की कोशिश करो कि क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई चाहिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ये बेटा एब्जॉर्ब्ड है। मैंने क्या बोला, रिलीज्ड ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू एब्जॉर्ब्ड। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे क्या लिखता है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नहीं भैया, यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो हम तो चाहेंगे जितना लो रह सके उतना लो रहे, तब जाके ये सही होगा। ठीक है, हाई नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हाई की जगह लो लिखा होता तो हाँ हम इसको सही मानते भी। दूसरा क्या लिखता है, लो लेटिस एनर्जी। तो आओ देखो, U इज इक्वल टू व्हाट, U इज इक्वल टू नथिंग बट लेटिस एनर्जी। ठीक है, तो लेटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी क्या होगा, रिलीज्ड हाई होगा, और रिलीज्ड हाई होगा तभी तो स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है आपका कि लो लेटिस एनर्जी, लो लेटिस एनर्जी नहीं भाई साहब, यहां पे क्या होना चाहिए, हाई लेटिस एनर्जी। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे भी वर्ड क्या आना चाहिए, हाई आना चाहिए। यानी कि लो आके मामला क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है ना। अगली बात लिखता है हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने क्या बोला, EA और डेल्टा HEG में फर्क सिर्फ साइन का है, मैग्नीट्यूड वाइज फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डेल्टा HEG का ज्यादा होने का मतलब है EA का ज्यादा होना, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये मतलब क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये क्या है, डेल्टा HEG में केवल रिलेशन क्या होता है, किस चीज का होता है, साइन बस इंटरचेंज होता है, साइन बस उल्टा होता है। तो अब समझने की कोशिश करो कि अगर डेल्टा HEG की वैल्यू जितनी ज्यादा है मतलब रिलीज उतना ज्यादा है, और रिलीज्ड जितना ज्यादा है यानी कि कंपाउंड हमारा क्या बनने वाला है, स्टेबल बनने वाला है। तो अब जरा गौर से यहां पे देखो कि लिखता क्या, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, थर्ड पार्ट, नन ऑफ दिस, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक कंपाउंड इज करेक्ट, यहां पे कर लेना इज करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है, ये है। अच्छा, कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो म्यू रिलीज्ड ज्यादा होना चाहिए म्यू एब्जॉर्ब से। रिलीज्ड बोले तो यानी कि हाई लेटिस एनर्जी, और हाई क्या होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होना चाहिए। लो क्या होना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होना चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी लो होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर ये करेक्ट ना लिख के सिर्फ इतना क्वेश्चन बनाए तो आपको बताना है कि लो 3 चीजें होती हैं, हाई 2 चीजें होती हैं, है ना। और करेक्ट के बारे में अगर आपसे पूछ लिया गया कि करेक्ट के लिए बताइए कौन सी कंडीशन है, तो इसमें अगर ये ऑप्शन दिया गया है दैट इज हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जा सकते हैं, तो इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको पीछे से यहां से, हाँ इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसमें आपको क्या करना है, जो बातें अधूरी रह गई उन्हें पूरा करना है। तो NaCl डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू, किसकी वजह से डिजॉल्व होता है, हाइड्रेशन की वजह से। अभी मैंने बताया NaCl डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर ड्यू टू हाइड्रेशन। तो पहली चीज यहाँ पे मैं अगर बता दूं आपको कि हाइड्रेशन की वजह से ये क्या होता है, डिजॉल्व होता है। ठीक है, यहां पे एक वर्ड और होता है दैट इज हाइड्रोलिसिस, वो लिख के दे सकता है। तो हाइड्रोलिसिस की वजह से नहीं, हाइड्रेशन की वजह से। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी का टूटना, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की प्रेजेंस में टूटना। ठीक है, आगे क्या लिखा है, NaCl शो कांट शो आइसोमेरिज्म ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर। आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता क्योंकि इसके पास क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। इसके पास क्या होता है बेटा, नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। आगे अगली बात लिखता है कि आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। देखो बेटा यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि आयनिक कंपाउंड 3 स्टेज में, अगर मैं आपसे बात करूं, एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है एक्वस या मॉल्टन। ठीक है, तो एक्वस और मॉल्टन के अंदर क्या होता है, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट के अंदर। तो यहां पे अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। सॉलिड स्टेट के अंदर जो कहा जाए तो सॉलिड स्टेट के अंदर ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। तो अगर हम बात करें यहां पे जरा गौर से देखो, सॉलिड आयनिक कंपाउंड जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। अच्छा यहां पे जरा गौर से सुनो, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक्वस या मोल्टन स्टेट में क्या होता है, कंडक्टर होते हैं। सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहा गया था ना 3 इडियट्स के अंदर, सॉल्ट वाटर था वो, समझ रहे हो मेरी बात को, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। NaCl सॉलिड जो होता है वो नहीं कंडक्टर है। अब अगर हम बात करें NaCl सॉलिड जो है, क्योंकि कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां हो ही नहीं रहा है, तो आप कैसे कहोगे फिर, आप मुझे बताओ। तो ठीक है, तो ये वो बातें थी। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दैट इज अब हम आगे चलते हैं लैटिस। सबसे पहली चीज क्या होता है ये लैटिस, लैटिस के बारे में जानते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स in uniform manner collectively known as lattice, इसे ही हम कहते हैं लैटिस। तो लैटिस क्या है बेटा, तो लैटिस के बारे में अगर हम बात करें तो रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स इन यूनिफॉर्म मैनर इज नोन एज लैटिस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल यहां समझना, ये समझने की कोशिश करो। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, ये Na प्लस है, ये हर डायरेक्शन से किससे अट्रैक्ट होगा, बोलो जल्दी, Cl माइनस से। किससे अट्रैक्ट होगा, Cl माइनस से। ये हर डायरेक्शन से किससे अट्रैक्ट होगा, Cl माइनस से, ठीक है, ये हर डायरेक्शन से Cl माइनस से अट्रैक्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें तो यहां पे जरा गौर से समझना, ये हर डायरेक्शन से किससे अट्रैक्ट होगा, Cl माइनस से। ये हर डायरेक्शन से Cl माइनस से अट्रैक्ट होगा, ये हर डायरेक्शन से क्या होगा, Cl माइनस से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। समझने की कोशिश करना। अब जरा गौर से सोचना, जैसे कि अगर ये Na प्लस है, हर डायरेक्शन से Cl को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ही कई सारे Na प्लस जो होंगे, 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 है ना। यहां पे अगर हम बात करें कई सारे Na प्लस, इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये Cl माइनस अट्रैक्ट कर रहा होगा। कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा बेटा, Cl माइनस। ऐसे ही मतलब सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्टिन्यूसली ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, अगर आप ढंग से देखें तो, ठीक है। अगर आप देखेंगे पॉजिटिव ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। जब कॉन्टिन्यूसली रिपीट होंगे तो जरा गौर से समझो, अगर मैंने इसको कहा Q1 और इसको मैंने कहा Q2, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये क्या है, Q1 है और वो क्या है, Q2 है। तो U इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, समझने की कोशिश करना, इस Q1 Q2 में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर इस Q1 Q2 को मैं दूर ले जाऊं, यानी कि इनका रेडियस जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे यहां पे क्या होने लगेगा, बोलो बेटा, जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ाऊंगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा। यहां पे अगर हम बात करें तो रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स इन यूनिफॉर्म मैनर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, लैटिस। इसको हमने क्या कहा, लैटिस। अब इसमें यूनिफॉर्म मैनर में क्या रिपीट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रिपीट हो रहा है। तो इसकी वजह से इनके बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बड़े पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे तो ये क्या मिलके बनाएंगे, एक लैटिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बोलो बेटा, लैटिस बनाएंगे, ठीक है। तो लैटिस कुछ नहीं होता है, रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स इन यूनिफॉर्म मैनर इज नोन एज व्हाट, लैटिस, ठीक है। अब जैसे कि NaCl का लैटिस बनाना है, तो NaCl के लैटिस में हमने जैसे कहा NaCl का लैटिस अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, तो NaCl का लैटिस कैसे बनेगा, पहले इसको देख के नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं NaCl का लैटिस। चलिए बेटा, नोट कर लिया, चलते हैं आगे, चलते हैं। तो देखो अब लैटिस के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी। उसको समझने के लिए सोचो कि हमने सबसे पहले क्या लिया, Na गैसियस लिया, और इसको किसके साथ ट्रीट किया, Cl गैसियस के साथ। तो इन्होंने क्या बनाया, NaCl सॉलिड, ठीक है। ये क्या है, माइनस और ये क्या है, प्लस।
तो ये जब प्लस और नेगेटिव के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो जो रिलीज्ड एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज्ड होती है, और उसी रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस रिलीज्ड एनर्जी को इस रिलीज्ड एनर्जी को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। इस रिलीज्ड एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो लैटिस एनर्जी की जो अगर बात करें इक्वेशन है वो ये कहां से आती है बेसिकली, तो अगर मैं बात करूं आपसे तो वो आती है हमें कैपेसिटेंसी से, ठीक है। क्या होता है, तो U इज इक्वल टू माइनस ए Q1 Q2 अपॉन R प्लस B अपॉन R टू द पावर N। खैर हमें इस पे इतना ध्यान नहीं देना, हमें ये समझना है कि अगर ये माइनस जैसे हम अगर माने ये अट्रैक्शन है तो ये प्लस क्या है, रिपल्शन है। अब कहोगे कि सर ये कैसे आप बता रहे हो, तो ये देखो, हालांकि ये मैथमेटिकली पूरी आती है, इतना हम अपने को नहीं जाना, अपने को जो इंपॉर्टेंट बात होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मान लो ये पॉजिटिव, ये क्या रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ऐसे ही ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं तुमसे यहां पे चर्चा करता हूं तो जरा गौर से देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि नेगेटिव किसको बता रहा है, अट्रैक्शन को। तो यहां अगर आप ढंग से देखो तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन भी तो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव किसको बताता है, रिपल्सन को बताता है, वहीं नेगेटिव किसको बताता है बेटा, नेगेटिव जो है वो किसको बताता है, बोलो जल्दी, नेगेटिव बताता है अट्रैक्शन को बताता है। वहीं अगर मैं बात करूं पॉजिटिव, रिपल्शन को बताता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर हम बात करें इक्वेशन क्या होती है, तो लैटिस एनर्जी जो है उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R। मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, बोलो जल्दी, कम। यानी कि अगर साइज बड़ी हुई, साइज बड़ी हुई, साइज बढ़ी तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। वहीं अगर चार्ज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। समझ रहे हो, तो चार्ज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और अगर साइज के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब यहां पे हम समझने और सीखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो पहले इसको फटाफट से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन भी अगर चाहिए तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, आपने क्या किया है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे मिलके बने हुए हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ठीक है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन is known as lattice energy, is known as lattice energy, ठीक है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन इज नोन एज व्हाट, लैटिस एनर्जी। इसे क्या कहा जाता है, लैटिस एनर्जी कहा जाता है। तो इसको फटाफट से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज यहां पे अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी का, अगर हम ऑर्डर कंपेयर करें तो देखो यहां पे लैटिस एनर्जी का ये क्वेश्चन है, तो ये देखो Na प्लस है और ये क्या है, F माइनस, ये Na प्लस है और ये क्या है, Cl माइनस। समझने की कोशिश करना। अब दोनों जगह अगर आप देखोगे कैटायन क्या है, Na प्लस है, एक जगह अगर एनायन बोले तो F माइनस और यहाँ पे क्या है, Cl माइनस। अब हमसे ये पूछा गया लैटिस एनर्जी, तो अगर हम बोले कि एनायन की साइज यहाँ पे क्या है, बोलो जल्दी, एनायन की साइज क्या है, एनायन साइज क्या है, यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे एनायन साइज बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे साइज बड़ी है और यहाँ पे साइज छोटी है। तो अब एक बात मुझे बताओ, लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, हमने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R, मतलब साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी कम होगी। सो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, NaF के केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू NaCl। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, Na प्लस है, F माइनस है, Mg प्लस 2 है, O माइनस 2 है। समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, ये +2 ये -2, यहाँ पे अगर हम बात करें तो Na प्लस है और ये क्या है, F क्या है, माइनस है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अगर ढंग से देखोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, चार्ज ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या है, चार्ज ज्यादा, यहाँ पे चार्ज क्या है, मोर, और यहाँ पे चार्ज क्या है आपका, लेस है, ठीक है, चार्ज क्या है, लेस है।
तो यहां पे अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी चार्ज जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। और अगर हम बात करें साइज जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी। तो यहां पे अगर आप देखो Na प्लस, पहले क्या देखोगे चार्ज, देन क्या देखोगे साइज। तो अगर आपने चार्ज देखा तो चार्ज यहां पे क्या आ गया, ज्यादा आ गया। यहां पे चूंकि Na प्लस देखा था, Na प्लस देखा था, चार्ज तो बरोबर था। समझ रहे हो मेरी बात को। अगली बात अगर हम करें तो यहां पे क्या है, K प्लस है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये क्या हो गया K प्लस। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे Na भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पे Cl माइनस है, यहां O माइनस 2 हो जाएगा, तो यहां प्लस 2, यानी कि 2 Na है तो Na क्या बनेगा, Na तो +1 ही बनेगा। सबसे पहले अपने क्या देखना है, चार्ज देखना है। हम देखें तो चार्ज दोनों जगह बराबर है और इसकी साइज क्या है, छोटी है। साइज क्या है बोल बेटा, छोटी है। साइज क्या है, छोटी है, यानी कि Na2O का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू KCl के। ठीक है, आगे आ जाओ। यहां पे देखो कैल्शियम पे भी +2 का चार्ज, मैग्नीशियम पे भी +2 का चार्ज। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बेटा मांगे कार, यानी कि ये जो होगा ये 4th पीरियड का है और ये कौन से पीरियड का है, ये 3rd पीरियड का है और ये कौन से पीरियड का है, 2nd पीरियड का है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन पे क्या है, -2 का। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, -2 का। मैग्नीशियम पे क्या है, +2। अब समझने की कोशिश करो कि MgO और CaO में अगर हम बात करें तो इसकी साइज क्या है, छोटी है। इसकी साइज क्या है, छोटी है। और इसकी साइज क्या है बोल बेटा, बड़ी है। तो ऑब्वियस है लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कि MgO का ज्यादा होगा CaO से। आगे आ जाओ, MgO और Na2S की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, +2 है। ठीक है, Na2S में अगर हम बात करें तो सल्फाइड आयन, तो ये -2 बनता है। एक Na पे कितना आया, +1, और दूसरे Na पे कितना आया, +1। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें तो चार्ज क्या है, ज्यादा है। अगर चार्ज ज्यादा है और यहां पे चार्ज कम है, यहां पे चार्ज मोर और यहां पे चार्ज लेस। अगर यहां पे चार्ज लेस है और यहां पे चार्ज मोर है तो इसके केस में अगर हम बात करें बेटा तो इसके केस में क्या हो जाएगा आपका, इसके केस में ज्यादा हो जाएगा क्या, आपका लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको नोट करेंगे, होप्सो की नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहां पे दिया गया है कि UMgO इज इक्वल टू XNaF, मतलब लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो X सोडियम फ्लोराइड के बराबर है। अब आपको क्या पता करना है, X की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो X इज नियरली इक्वल टू, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रहा Mg, ये रहा O, ऐसे समझो, ये रहा Mg, ये रहा O, यहां पे ये रहा Na और ये रहा F। अब अगर मैं बात करूं Na पे प्लस चार्ज, F पे माइनस, Mg पे +2 और O पे -2। ये अगर हम बात करें तो ये 2nd पीरियड का है और ये कौन से पीरियड का है बोलो जल्दी, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 3rd पीरियड का हो जाएगा, है ना। यानी कि इन दोनों का पीरियड सेम, इन दोनों का पीरियड सेम। तो साइज को एक पल के लिए हम क्या करते हैं, किनारे करते हैं, किनारे करते हैं, क्योंकि ये एनायन जो है वो 2nd पीरियड के, कैटायन जो है वो 1st पीरियड के। अब बात आती है लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो अब Q1 और Q2 यानी चार्ज देखें तो यहां पे जब तुम चार्ज देखोगे, इसके लिए अगर मैं तुमसे चार्ज देखने के लिए कहूं तो यहां पे कितना हो जाएगा, Q1 की वैल्यू +2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, यानी कि ये कितना आ गया। अगर मैं बात करूं तो MgO के लिए अगर हम बात करें चार्ज कितना आ गया, 4। वहीं NaF की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, NaF की अगर हम बात करते हैं तो NaF के केस में देखो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 की वैल्यू +1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, +1, तो 1 × 1 कितना हो गया, तो यहाँ पे ये NaF के लिए हो गया, NaF के लिए Q1 Q2 की वैल्यू हो गई 1। तो एक का कितने गुना ज्यादा है ये MgO का जो लेटेस्ट एनर्जी है, अगर हम बात करें किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, तो एक का कितने गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। तो यहां पे x इज नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। x इज नियरली इक्वल टू 4। तो ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, इसको देखते ही पहली नजर में लोग गलती कर देते हैं, पहली नजर में लोग आंसर मारेंगे इसका 2, ठीक है, लेकिन आपको 2 आंसर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि Q1 Q2 दोनों पे डिपेंड करेगा। तो +2 - 2 प्लस 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहां कितना हो गया, 1 × 1 1, तो एक का कितने गुना है, 4 गुना है। तो यानी कि अगर हम बात करें x की वैल्यू कितने गुना होगी, तो 4 गुना होगी, 4 टाइम्स होगी। ठीक है, तो लेटिस एनर्जी ऑफ MgO इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ NaF होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। लेटिस एनर्जी कंपेयर करना है, तो यहां पे ये +1, ये क्या हो गया माइनस, ये कितना हो गया +2, ये कितना हो गया +3। अब तुम्हें पता है लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, है ना।
तो यहाँ +1 है, यहाँ +2 है और ये क्या है +3 है। तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी कहाँ पे होगी, तो जहां पे चार्ज सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे +1 +2 एंड +3। नाउ देखो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो अगर हम बात करें मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम पे होता है +2, कितने मैग्नीशियम है, तो 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया +4। ऐसे ही एल्युमिनियम पे अगर हम बात करें तो एक एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है +3, 2 एल्युमिनियम पे कितना हो गया चार्ज, तो यहाँ पे हो गया +6। अगेन लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे चार्ज कम है और यहाँ पे चार्ज क्या है ज्यादा, डेट इज वाई इसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, किससे, Mg2N3 से ज्यादा हो जाएगा। आगे आओ, Na पे चार्ज है +1, एल्युमिनियम पे चार्ज है +3। अब आपको पता है कि यहाँ पे कहाँ +1 और कहाँ +3, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे चार्ज है आपका ज्यादा, यहाँ पे चार्ज क्या है ज्यादा, और यहाँ पे चार्ज क्या है कम, चार्ज इज लेस, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, Al2O3 की ज्यादा हो जाएगी, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, Al2O3 का जो फॉर्मेशन होता है ना बेटा, ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है तो मैं तुम्हें बता दूं, एक्चुअल में अल्युमिनियम जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है, ठीक है। अब Al2O3 बनाता है तो कैसे बनाता है, अल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, तो ये क्या बना लेंगे, Al2O3। अब सुनना जरा गौर से, एक्चुअल में यहां पे होता क्या है कि Al2O3 में अगर देखोगे तो यहां +6 का चार्ज है, यहां -6 का। चार्ज ऑन कैटायन भी हाई है, चार्ज ऑन एनायन भी हाई है। तो चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन हाई होने की वजह से यहां पे जो लैटिस बनता है, यहां पे लगता है रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। चार्ज ऑन कैटायन हाई हो, चार्ज ऑन एनायन हाई हो, तो इसमें क्या होगा, कैटायन जो है एनायन को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है, और इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट की वजह से एनर्जी इनॉर्मस अमाउंट में रिलीज होगी। जब इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी तो यहां पे रिलीज्ड एनर्जी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। दैट इज वाई रिएक्शन जो हो जाएगा वो हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, इसीलिए कहा जाता है Al2O3 का जो प्रोसेस होता है, जो फॉर्मेशन होता है, उसमें रिलीज्ड एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। ऐसा ही इसके साथ भी होता है कुछ बोरॉन के साथ, B को अगर O2 के साथ, तो यहां पे अगर हम बात करें B+3 में, O-2 में, तो अगर हम बात करें इसको अगर हम ट्रीट करेंगे तो यहां पे ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका B2O3 बना लेता है, और ये भी प्रोसेस क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो इसको फटाफट से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसी के साथ। होप सो कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलें। अब बेटा जो नेक्स्ट बारी है, अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज फजान्स रूल। क्या पढ़ने वाले हैं, फजान्स रूल पढ़ने वाले हैं। अब फजान्स रूल के अंदर समझना और सीखने की कोशिश करना कि फजान्स रूल एग्जैक्टली है क्या। तो आओ देखो यहां पे बताते हैं। बेटा आपने क्या ले लिया, एक सिमेट्रिकल कैटायन ले लिया, बोलो बोलो क्या ले लिया, सिमेट्रिकल कैटायन। क्या ले लिया आपने, सिमेट्रिकल कैटायन। और आपने वहीं पे क्या ले लिया, सिमेट्रिकल एनायन ले लिया। क्या ले लिया, सिमेट्रिकल एनायन। यहां पे मैंने क्या ले लिया, सिमेट्रिकल कैटायन ले लिया, और यहां पे मैंने क्या ले लिया, सिमेट्रिकल एनायन ले लिया। अब समझने की कोशिश करना, तरीके से सुनो सुनो सुनो, तरीके से सुनने की कोशिश करो। जो ये सिमेट्रिकल कैटायन है, इसको कांटेक्ट में लेके आओगे सिमेट्रिकल एनायन के। समझना, इस सिमेट्रिकल कैटायन को जैसे जैसे इसके करीब लेके जाओगे, जैसे जैसे इसके करीब लेके जाओगे, ये सिमेट्रिकल इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेता को जनता के बीच उतारोगे तो वो भाषण देके वोट अपनी तरफ खींचेगा, वोट को अपनी तरफ पोलराइज करेगा। कैटायन को एनायन के करीब लेके गए तो ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो उससे क्या होगा, उससे इसका शेप जो है ये डिफॉर्म हो जाएगा, इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जो सिमेट्रिकल नेचर है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कैटायन और एनायन के बीच में आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जी हां साहब, इसी बात पे चर्चा की थी फजान साहब ने। फजान साहब का कहना क्या था, ये आए क्यों, मैं आपको पहले बताता हूं। मेरे भाई, इस दुनिया में कोई बॉन्ड उठा के देख लो,
नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट। आज तक इस दुनिया में कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, और ना ही कोई इस दुनिया में 100% आयनिक है मेरे भाई। इस दुनिया में कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, 100% आयनिक नहीं है। इस दुनिया में ना कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट है और ना ही कोई बॉन्ड 100% आयनिक है। ये बात बताया किसने? तो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है, इसको तो हमने मेजर किया, इसको तो हमने कैलकुलेट किया डाइपोल मोमेंट के जरिए, लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा। लेकिन 100% आयनिक कैरेक्टर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, यू कैन ओनली मेजर। कोवेलेंट के अंदर आयनिक कैरेक्टर को आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, लेकिन आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेजर कर सकते हैं बाय द टर्म पोलैरिटी। और इसी पोलैरिटी को समझाने के लिए, इसी पोलैरिटी को बताने के लिए कौन आया? फजान्स रूल आया। यानी कि इस दुनिया में 100% ना तो कुछ कोवेलेंट है और ना ही 100% आयोनिक है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में 0 या 100% जैसा कुछ होता ही नहीं है कि कोवेलेंट के अंदर 0% आयनिक कैरेक्टर है, गलत है। 100% कोवेलेंट कैरेक्टर है, गलत है। आयनिक बॉन्ड के अंदर 0% कोवेलेंट है, गलत है। 100% आयनिक कैरेक्टर है, गलत है। तो इस दुनिया में किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता। इस दुनिया में किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर 100% आयनिक नहीं होता। आइए अब इन बातों को समझते हैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने तुम्हें ले लिया, मैंने ले लिया Cl का बॉन्ड, ठीक है। मैंने ले लिया HCl का बॉन्ड, ठीक है। मैंने ले लिया NaCl का बॉन्ड। समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 बेटा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा 3, ठीक है। समझने की कोशिश करना। यहां पे अगर मैं बात करूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 और इसकी कितनी है, बोलो जल्दी, 2.1। यानी यहां डेल्टा En की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0। यहां डेल्टा En की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 3 - 2.1, 3 - 2.1 का मतलब क्या हो गया? 0.9। और ये चूंकि एक मेटल, और मेटल कहता है मेरा सपना है लाइफ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना, और ये चूंकि एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल कहती है इलेक्ट्रॉन लेना मेरा सपना है और लाइफ में इलेक्ट्रोनेगेटिव बने रहना। तो मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा यहां पे, ये कंप्लीटली दे चुका है और ये कंप्लीटली ले चुकी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या होगा कि शुरू में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बीच जो यहां पे थे, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां सेंटर में थे, अब धीरे धीरे करके वो शिफ्ट हो जाएंगे आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? तो यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट होंगे, और यहां पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो बीच में रहेगा। ये जितने फोर्स से खींचेगा उतना ही ये भी खींचेगा, आजू से ये जितना खींचेगा बाजू से भी उतना ही वही खींचेगा। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात क्या है? सच जरा गौर से देखो। मुद्दे की बात यह है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? Cl की तरफ शिफ्ट होंगे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? एकदम बीच में रहेंगे। पक्की बात है? बड़े प्यार से मैं तुम्हें समझाऊं बेटा, तो बड़े प्यार से तुम एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे, अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं जैसे जैसे, यहां पे डेल्टा En क्या होता जा रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहां डेल्टा En क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ रहा हूं? डेल्टा En मैक्सिमम। आपको पता है आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, आपको पता है तरीके से। तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बना। अब समझने की कोशिश करना, यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे तुम आओगे, टॉप से बॉटम, इस केस में टॉप से बॉटम आ रहे हो जब तुम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या पा रहे हो? तुम्हें ये नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये मोर En की तरफ स्लाइटली शिफ्ट होता जा रहा है। तुम थोड़े और आगे चले मेरे भाई, तो थोड़ा और हुआ,
तुम और आगे चले तो ये और हुआ, बोलो हाँ या ना। मतलब जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर ईएन एटम, हाँ या ना। तो यहां पे अगर हम बात करें टॉप से बॉटम आने पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और क्लाउड इज गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर ईएन एटम, टुवर्ड्स मोर ईएन एटम, ठीक है। इस मोर ईएन एटम से जैसे जैसे देखोगे तुम्हें शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। जब मोर ईएन एटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि कैटायन और एनायन, कैटायनिक और एनायनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि मैं कह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर ईएन एटम, इट मींस कि उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो रहा है। मोर डेवलप। और अगर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो रहा है, कैसे हमें पता चला? क्योंकि पोलैरिटी देख के हम पता कर पा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? पोलैरिटी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। पोलैरिटी ज्यादा हो रही है मतलब आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। अब उल्टा सोचते हैं, उल्टा सोचो कि अगर मान लो मैं नीचे से ऊपर जाऊं, मैं नीचे से ऊपर जाऊं, ठीक है, टॉप से बॉटम तो आ गया मैं, चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो नीचे से ऊपर जैसे जैसे जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या सेंटर में आती जा रही है या नहीं आ रही है? तो यानी कि अब अगर मैं बात करूं बॉटम टू टॉप, कहां से कहां बात करता हूं, बॉटम टू टॉप, तो अगर आप देखोगे बॉटम टू टॉप अगर हम तुमसे बात करें तो यहां पे समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले एकदम क्लोरीन के पास थी, ऊपर गए तो थोड़ा दूर हुई, और ऊपर गए तो एकदम दूर हो गई, सेंटर में आ गई। मतलब बॉटम से टॉप अगर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी कहां पे आ रही है? सेंटर में। कहां शिफ्ट हो रही है? सेंटर में शिफ्ट हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में शिफ्ट हो रही है, और सेंटर में अगर शिफ्ट हो रही है यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर कहां पे ज्यादा क्या होगा? डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट है, और हर कुछ कोवेलेंट के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक है। हाँ, यहां पे वो कोवेलेंट कैरेक्टर एकदम कम होगा और यहां पे सबसे ज्यादा होगा, तो एक रिलेटिव टर्म है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक्चुअल में हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट होता है और हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक होता है। अब फजान साहब ने क्या कहा? फजान साहब की बात समझते हैं, फिर हम इसे नोट करेंगे आराम से। फजान साहब ने कहा कि भाई देखो, अगर एक स्मॉल साइज कैटायन अगर हम ले लें, क्या ले लें? स्मॉल साइज कैटायन। अगर हम एक स्मॉल साइज कैटायन को अगर एक बड़े साइज के एनायन के पास ले जाएंगे, ठीक है, लार्जर एनायन के पास लेके जाएंगे, लार्ज एनायन के पास लेके जाएंगे, तो ये स्मॉल साइज कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा तो ये जो सिमेट्रिकल नेचर है, किसका? सिमेट्रिकल नेचर है कैटायन का, या फिर सिमेट्रिकल एनायन जो है, सिमेट्रिकल कैटायन हो या सिमेट्रिकल एनायन हो, इसके शेप में चेंज आएगा। इसका शेप जो होगा वो डिफॉर्म होगा। इसका जो शेप है वो क्या होगा? डिफॉर्म होगा। इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट होगा। इसका शेप जो है सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल बनेगा। और जब अनसिमेट्रिकल बनेगा तो क्या होगा? तो समझना, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इस कैटायन को मैं ऑब्वियस है नेगेटिव के जैसे जैसे करीब ले जाऊंगा, जैसे जैसे करीब लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे करीब लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे करीब लेके जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यह खींचना शुरू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो यही शेप मुझे कैसा दिखेगा? वो देखो यहां पे, वो कैसा दिखेगा, वही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये रहा कैटायन और ये रहा एनायन। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आने शुरू हो जाएंगे? कैटायन की तरफ। यानी कैटायन का भी सिमेट्रिकल नेचर बर्बाद हो गया
और एनायन का भी सिमेट्रिकल नेचर बर्बाद हो गया। केटायन भी हल्का सा डिस्टॉर्ट होगा, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। एनायन जो होगा वो ज्यादा होगा, और अगर एनायन ज्यादा हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले ऐसा था, समझने की कोशिश करो, एक जगह एकदम फैला हुआ था, एक एकदम नेगेटिव पोल था, एक एकदम पॉजिटिव पोल था। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों केटायन और एनायन के न्यूक्लियस के बीच में जा रही है, बीच में जा रही है। अगर मैं इसका न्यूक्लियस मानूं, ये न्यूक्लियस ऑफ केटायन मैंने कह दिया, न्यूक्लियस ऑफ केटायन, ठीक है, और ये मैंने क्या ले लिया, यहां पे देखो, ये है क्या, एनायन, तो इसे मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस ऑफ एनायन कह दिया। ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एनायन, और ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ केटायन। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींचेगा, केटायन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं इनके न्यूक्लियस के बीच में आना शुरू होगी, और अगर बीच में आना शुरू होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा। अरे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू पर्टिकुलर न्यूक्लियस, बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम इज नोन एज व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। पहले ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोल पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोल पे, जैसे ही तुम लेके गए, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसका जो सिमेट्रिकल नेचर है वो बर्बाद होके अनसिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। और अगर अनसिमेट्रिकल में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पास में बुला रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पास में बुला रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पास में बुला रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पास में बुला रहा है, मतलब कि ये दो न्यूक्लियस के बीच में आ रहे हैं, और अगर ये दो न्यूक्लियस के बीच में आए तो यहां पे मेरे भाई कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। यही बात कही थी फजांस ने। फजांस ने कहा था जब स्मॉल साइज केटायन को लार्जर साइज ऑफ एनायन के पास में ले जाओगे तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को खोपुच खींचेगा। जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। यानी कि संसार का हर आयनिक बॉन्ड, संसार का हर कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, 100% आयनिक नहीं होता। साहब इसी बात को एक्सप्लेन किया किसने, फजान साहब ने। आइए यहां पे देखते हैं, पहले इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए आगे चलें, ये देख लो, ठीक है। तो यहां पे अब देखो, यहां पे फजांस रूल क्या कहता है, तो फजांस रूल, when symmetrical cation, when symmetrical small size cation bring near symmetrical large size anion, so it attracts electron cloud due to which covalent nature / character, due to which क्या होता है, distortion और deformation of shape occurs in large size anion, hence covalent character / nature increases.
कोवेलेंट कैरेक्टर स्लैश नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब सुनना जरा गौर से, इन्होंने क्या बोला था, कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कंडीशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इंक्रीज। ठीक है, कब आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि देखो ऐसे समझो, इसको और डिटेल में हम करेंगे आगे वाले आने वाले लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जनता, एक चीज समझो कि ऐसे समझो कि नेता को वोट मांगने जाना है, कहां जाना है बेटा, जनता के बीच जाना है। अब उसके जीतने के चांसेस कब ज्यादा होंगे, जब जनता खूब सारी आए, और जनता जो आए वो भोंदू आए। समझ रहे हो मेरी बात को, जनता, अगर मैं बात करूं कि ऐसे समझने की कोशिश करो जिसके पास सोचने समझने की शक्ति ना हो, अगर किसी एक इंसान को अपने खेमे में वोट पोलराइज करना है, अपने खेमे में वोट खींचना है, तो वो कैसे खींच पाएगा, जब जनता खूब सारी हो और साथ में जनता के पास दिमाग क्या हो, कम हो। समझ रहा हूं। अब नेता कैसा होना चाहिए, नेता जो ज्यादा वोट ले सके, नेता बोलने में जबरदस्त दमदार होना चाहिए, और नंबर में तो कम होते ही हैं। समझ रहा हूं मेरी बात को। यानी कि फदांस ने क्या बोला कि फदांस ने बोला कि रेडियस एंड चार्ज, सॉरी यहां पे रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, शुड बी लो, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी लो। और दूसरी बात क्या बोली कि चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन शुड बी हाई, शुड बी हाई। ये क्या होना चाहिए, शुड बी हाई, मतलब रेडियस ऑफ केटायन लो होना चाहिए, चार्ज ऑन केटायन शुड बी हाई होना चाहिए। अगली अगर मैं बात करूं, रेडियस एंड चार्ज, रेडियस एंड चार्ज, रेडियस एंड चार्ज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, शुड बी हाई, एनायन शुड बी हाई, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यानी रेडियस ऑफ केटायन शुड बी लो, रेडियस ऑफ केटायन सॉरी रेडियस चार्ज ऑफ केटायन शुड बी हाई, रेडियस एंड चार्ज ऑफ एनायन शुड बी लो। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, रेडियस ऑफ केटायन, एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑफ केटायन लो होना चाहिए, साइज जितनी छोटी हो सके उतनी। और क्यू, क्यू बोले तो चार्ज, क्यू किसे कहते हैं, चार्ज, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन कहां पे, केटायन, क्यू ऑन केटायन, क्यू ऑन केटायन, ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस क्या होना चाहिए, कम, और चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, अगली बात सुनो, यहां पे अगर हम बात करें, रेडियस एंड चार्ज, रेडियस एंड चार्ज बोथ एनायन का क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, रेडियस ऑन केटायन लो, चार्ज ऑन केटायन हाई, रेडियस एंड चार्ज बोथ ऑन एनायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि आखिर फजांस ने ऐसा क्यों बोला, हमें रेडियस ऑन केटायन कम ही क्यों लेना चाहिए, हमें चार्ज ऑन केटायन ज्यादा ही क्यों लेना। इन सारी बातों को प्रैक्टिकल और कहा जाता है लिटरल या फिर इमोशनल, जो भी लाइफ से हम रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे, सारी तरीके से हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं, हर बार की तरह तुमसे कुछ कहना है मुझे, और कहना कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मुझे सुनने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, इस चीजों को प्रोसीड करेंगे। आयनिक बॉन्ड के बाद से हम आगे चलेंगे, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी होगी, दैट इज बेसिकली डाइपोल मूवमेंट कह रहा हूं, डाइपोल मूवमेंट तो हम कर चुके हैं। आयनिक बॉन्ड के बाद हम बेसिकली एंटर करेंगे अपने एमओटी के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, और ये चैप्टर को एक नए तरीके से खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।